My हाँ voice सर is दिख also रहा है. Screen is audible visible, but properly? PPT is Yeah, not sir. visible. Okay, that's nice. So this is choice-based credit system, which we are going to talk about today. Please open your PPT. सर सर this ये is जो है मेल दिखाई दे रहा है आपका, पीपीटी शो नहीं हो रही है. Is that okay? no. Still email is showing, sir. Slide is not showing. Problem. In fact, every time I forget these steps. Okay, I'll try to share again. Okay. Okay, sir. Yes, sir. And the process is like this. गुड मॉर्निंग सर. Morning. Good morning, sir. Something different has Good come. morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. I am trying Good to morning, share, sir. but somehow I forgot these steps. Good morning, sir. सर आप इंटायर स्क्रीन वाले स्टेप उसको विंडो को सेलेक्ट करिए. यस सर, ऊपर 3 Entire ऑप्शन आ रहे होंगे. सेकंड विंडो Is लास्ट that में okay? एंटायर Yeah, स्क्रीन, entire उसको screen. कर लीजिए. Full. यस सर, उस पर क्लिक करके तब शेयर Okay, करिए. now again here, present now. Then I'm getting this entire screen तो हो गया. Windows. हाँ, एंटायर स्क्रीन हो गया. अब जो है उस पर एक क्लिक करिए, जो आपकी स्क्रीन आ रही होगी ना नीचे, उस पर क्लिक करके तब शेयर करिए. सर का प्रेजेंटेशन ही ना ले लीजिए कम से कम. पता नहीं वो आ नहीं रहा है. Choose what to share. Okay. अगर सर का प्रेजेंटेशन आ जाए तो हम ही लोग चला लेंगे. एक मिनट. सब गड़बड़ हो रहा है. हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे ना उससे. सर विंडो में क्या आ रहा है जब आप प्रेजेंट नाउ कर रहे हैं तो? एक मिनट रुक जाइए, मैं देख रहा हूँ. सब गड़बड़ हो रहा है. मैं सारे स्टेप ही भूल गया हूँ. Good morning, sir.
नाउ टेल मी कैसे इसको किया जाए, शेयर नहीं हो रहा है ना? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अभी तो हुआ तो सर, आपको विंडो क्या दिख रही है ये बताइए। अभी तो आप लोग दिखाई दे रहे हैं सब, हैं? इसके बाद देखिए मैं ये अभी एरो एरो बॉक्स के अंदर एरो जो है प्रेजेंट नाउ वाला बटन, उसे क्लिक करिए आप। ओके, अभी देखता हूँ। ठीक है, एक विंडो आई होगी सर, उस पे क्या क्या आ रहा है आपके? देखिए ये है, इस पे आ रहा है चेंज लेआउट फुल स्क्रीन, ओपन पिक्चर इन पिक्चर, अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स, टर्न ऑन नो 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 सर, नो सर। हाँ, एक प्रेजेंट नाउ एरो बना होगा सर बॉक्स के अंदर, अच्छा अच्छा, हाँ एरो है ये। हैंड के लेफ्ट साइड में होगा। उस पे ब्लॉक, उस पे क्लिक कर दिया मैंने। तो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं सर? इंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, आ रहा है, आ रहा है, उस पे क्लिक करिए। कर दिया। शेयर कर फिर एक विंडो खुली होगी छोटी सी उसी के अंदर, हाँ खुली है, उस पे क्लिक करिए, नीचे शेयर का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, और अब मैं ये शेयर कर दूं, है ना? जी, अब शेयर हो गई। अब अपना, हाँ अब सर हो गई। अब सर अपना ये Yes, sir, हो गया। कर लीजिए सर। हाँ सर हो गया। सर पीपीटी फुल स्क्रीन कर लीजिए आप। अब मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसको, है ना? लीजिए, परफेक्टली फाइन। परफेक्टली। एक्चुअली मैं स्टेप जो है भूल जाता हूँ, याद नहीं रहते। एनीवे दैट्स नाइस, है? सुप्रभात सर। All right, that's great. Now, these are the points which we will be discussing under this heading: meaning, need, and importance of CBCS, definitions and meanings of important terms and concepts. Because there are certain terms which are new to us, and we'll discuss them, define them, and then try to understand their basic idea. And then course structure of undergraduate education under the CBCS. The course what course structure has been proposed by the University Grant Commission. So this is what we'll be discussing, and then we'll also talk about details of credits assigned to each course or paper. सर एक रिक्वेस्ट है सर। Total program, yes, please. सर थोड़ी थोड़ी चीजें हिंदी में भी समझा दीजिएगा प्लीज। Okay, sure. जी हाँ, देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करेंगे, और इसमें हम कुछ बेसिक आइडियाज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझेंगे। और फिर हम कोर्स स्ट्रक्चर एट अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, यानी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन BA, BSc, BChem, BCom लेवल पर कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट कोर्सेज विल बी देयर, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वील टॉक अबाउट डिटेल्स ऑफ क्रेडिट्स असाइन्ड टू ईच कोर्स। हर कोर्स में, हर पेपर के लिए कितने क्रेडिट होंगे, इसकी हम बात करेंगे। एंड देन दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशन ऑफ सेमेस्टर GPA, यानी एक हर सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, और उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज फॉर द एंटायर कोर्स ऑफ 6 सेमेस्टर। पूरा जो कोर्स होगा 6 सेमेस्टर का, या जितने भी सेमेस्टर हो, और मल्टीडिसिप्लिनरी में तो अब 4 साल के कोर्सेज होंगे, तो देयर विल बी 8 सेमेस्टर। सो व्हाट एवर द नंबर ऑफ सेमेस्टर, वही अलग बात है। तो उस पूरे का GPA कैसे कैलकुलेट होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन वील ऑल्सो टॉक ब्रीफली अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एज पर द CBCS system. Okay. In fact, this is a part of National Education Policy 2020. देखिए ये एक्चुअली ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का आइडिया है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। एंड इन फैक्ट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट even before the NEP 2020 was announced by the government. यानी पॉलिसी आने से पहले ही UGC ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। The new education policy proposes changes in the entire process of teaching learning process in higher education, including its basic structure,
यानी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज की बात कर रही है पॉलिसी. And also there are proposals to change curricula and also to change pedagogical approach, teaching methods, and also the system of evaluation. So in fact, CBCS is more related to the process of evaluation. देखिए पॉलिसी क्या कह रही है. अभी तक हमारे यहाँ सिस्टम अलग है. We have different kind of universities. We have universities which teach so many subjects, बहुत सारे, and there are so many faculties, faculty of science, faculty of arts, and faculty of medical sciences and so on. But now the new education policy proposes that every university will be a multidisciplinary university with flexible curricula. यानी सब यूनिवर्सिटी अब एक जैसी ही होंगी. There will be nothing like deemed to be university or University of Agriculture or University of Technology or University of Medical Sciences. ये सब नहीं. यानी जो सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज हैं उस तरह का कॉन्सेप्ट फ्यूचर में नहीं हो. हालांकि ये बहुत जल्दी इट विल नॉट बी पॉसिबल टू चेंज वेरी वेरी सून. बहुत जल्दी ये चेंज नहीं होगा. इट विल टेक टाइम. धीरे धीरे it will be done gradually, step by step. But ultimate objective is to have multidisciplinary universities where everything will be taught in the university, every subject will be there, and there will be undergraduate as well as postgraduate courses and the research facility. सब कुछ होगा हर यूनिवर्सिटी में. ये है आइडिया. तो ये है. And the basic idea is to bring about uniformity over national level as well as international level. Because we want to make our higher education system comparable to anywhere in the world. हम चाहते हैं दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी वो और हमारी कोई यूनिवर्सिटी कंपेरेबल हो, so that our students don't have to repeat anything when they join some university in another country. देखिए अब तक क्या होता था, like जैसे अभी हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स MBBS करके MD करने या हायर एजुकेशन कोर्स करने बाहर जाते थे US में या UK में, then they were advised to undergo some course. कुछ कोर्स करिए आप पहले, तब आपको हम MD में एडमिशन देंगे. This was the idea. They were not ready to accept our MBBS as a basic qualification for admission to their course. उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो क्या करते हैं कि अपने कोर्सेज के लिए वो हमारे यहाँ की डिग्री को बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं मानते. वो कहते हैं पहले हमारे यहाँ का कोर्स करिए कुछ और तब हम आपको कंसीडर करेंगे कि आपको एडमिशन दिया जाए या न दिया. तो अभी NEP में प्रपोजल ये है कि ये चीज होनी नहीं चाहिए. Our students should be directly acceptable anywhere in the world in the advanced level courses. तो ये होना चाहिए. इसके लिए ये पॉलिसी है. And you also know that this is third education policy after independence. ये तीसरी पॉलिसी है. ये first national education policy was announced in 1968. सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री इंडिया में आई वो 1968 में, 1968, which was more or less based on the recommendation of Education Commission, popularly known as Kothari Commission. एक कोठारी कमीशन थी. कोठारी Dr. D.S. Kothari was the chairman of that commission. And that commission recommended a large number of reformatory measures for improving school education as well as college and university education. तो वो एक गवर्नमेंट ने पहली कमीशन, एक कमीशन बिठाया 1964 में, 1964, and it was headed by Professor D.S. Kothari. That's why that commission was also popularly known as Kothari Commission. उसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं. तो
उसने बहुत सारे चेंजेस एजुकेशन के पूरे सिस्टम में, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, देन हायर स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, पूरा सब में कुछ रिफॉर्म बताए थे. And first policy which was announced in 1968 was based on the recommendation of that commission. So this was the first commission. Policy, not commission. The second education policy was announced by the government of India in 1986, near 18 years after the first policy. यानी पहली पॉलिसी के 18 साल बाद 1986 में दूसरी पॉलिसी नेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की. उसके बाद उस पॉलिसी में कुछ इंप्रूवमेंट भी हुए, कुछ बाद में उसको रिफॉर्म भी किया गया, रिवाइज भी किया गया. एंड आफ्टर 34 years दिस इज थर्ड नेशनल पॉलिसी. यानी दूसरी पॉलिसी जो 1986 में आई, उसके बाद 34 साल बाद ये 2020 में तीसरी पॉलिसी आई है, थर्ड पॉलिसी. एंड दिस पॉलिसी proposes a major reforms not only in the basic structure of our higher education system, but also in curricula, in pedagogical approaches and also evaluation system. तो इसमें बहुत सारे सुधार हैं. फैक्ट तो यह है कि जो पहली दोनों पॉलिसी थी, दोज पॉलिसीज वर मेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिडेटिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन. यानी जो पहले से सिस्टम चला आ रहा था उसी को मजबूत करने के लिए, उसमें क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाने के लिए वो पॉलिसीज थी. बट दिस थर्ड पॉलिसी इज फॉर ए चेंज. ये जो तीसरी पॉलिसी है ये चेंज के लिए है. दिस प्रपोजेस ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम को पूरा बदलने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है. इसलिए इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है. इन ऑर्डर टू implement choice-based credit system, two things are necessary. यानी जो CBSF स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए. नंबर वन, every university should implement semester system of examination. That means, 2 semesters in a year. एक तो हर यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा. In fact, as of today, most of the universities have, started semester system. मुझे नहीं लगता कि अब कोई यूनिवर्सिटी बची होगी, लेकिन एक आध कोई हो भी सकती है. लेकिन this is one condition for implementation of CBCS, that the institution concerned should have a semester system. This is one. Second, this also requires grading system for reporting student performance instead of traditional numerical marks. यानी जो students का performance है, that should be assessed in terms of grades and not in terms of percentage marks. तो दो चीजें इसके लिए, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए चाहिए. One, the institution concerned should have semester system. Second, it should assess students' performance in terms of grades. Grades may be in terms of letters like A, B, C, D, or in terms of numbers, whatever. But they have to be in terms of grades and not in terms of the traditional numerical marks. अब तक तो हम numerical percentage में करते थे ना, और उसके बाद we categorize students in terms of divisions, first division, second division, third division, like that. तो वो system नहीं चाहिए. We need to assess the performance in terms of letter grades. ये दो चीजें इसके लिए चाहिए, ये जरूरी है. अब हम देखते हैं कि करिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. व्हाट इज द करिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रपोज्ड अंडर द NPE और अंडर CBCS. For both pass course and honors course,
whatever the subject, दोनों के लिए 3 टाइप के कोर्सेज होंगे. 3 different types of courses will be there. यानी हर कोर्स में 3 तरह के कोर्सेज होंगे. एट अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात हम कर रहे हैं. There will be core courses which will be compulsory. तो वो सिस्टम आज भी है. Today also we have some core course, some compulsory courses, and then we also have certain elective courses. ये दोनों चीजें तो हमारे पास अब भी है. A and B, we have compulsory courses and we also have electives. ये हमारे पास है. And in most of the undergraduate courses, core courses are 3 in number. 3 core courses होते हैं. Like physics, chemistry, and mathematics in BSc, and the other is zoology, botany, chemistry, the other stream. तो 3 कंपल्सरी कोर्सेज होते हैं जिनको हम कोर कोर्सेज कहते हैं, या हम इनको कंपल्सरी भी कह सकते हैं और मेन कहते हैं. मेंस, ये मेन होते हैं. तो ये अब भी होता है और ये नए में भी होगा. 3 मेन कोर्सेज होंगे नए में. एंड देन देयर विल बी इलेक्टिव कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज भी होंगे. देन ए थर्ड कैटेगरी ऑफ कोर्सेज हैज बीन एडेड अंडर CBCS. ये थर्ड कैटेगरी C, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज. ये तीसरी कैटेगरी ऐड की गई है. इसका नाम रखा है AEC कोर्सेज. ओके, एबिलिटी एनहेंसमेंट. In fact, most of these courses will be vocational in nature. कुछ काम करना भी सिखाया जाना चाहिए. Somehow the government felt that the students who come out of our universities and colleges are not acceptable by the job market directly. ये प्रॉब्लम है. सरकार को ये लगा कि स्टूडेंट जो BA, BSc या BCom करके आता है उसको मार्केट में सीधे जॉब नहीं मिलता. कारण, रीजंस आर दैट मार्केट, जॉब मार्केट दीज डेज रिक्वायर्स स्किल्स. देखिए, स्किल्स चाहिए उसको, वर्क स्किल्स उसको चाहिए, which are not developed in our traditional courses. देखिए, है क्या कि today when a student is coming out of a college or a university with a degree or a certificate, he has only 2 skills, reading and writing. इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता. आज ही अगर कोई स्टूडेंट BA करके निकलता है तो उसके पास 2 ही स्किल्स हैं. वो पढ़ सकता है, लिख सकता है. That's all. And for these skills, there is hardly any scope in the market now. अब इनके लिए मार्केट में जगह नहीं. वो टाइम गया जब इन्हीं से जॉब मिल जाता था. Because that time offices and other establishments needed clerks. उस वक्त तो क्लर्क्स की जरूरत थी जो अपना अकाउंट मेंटेन करें और लेटर्स लिख सकें, ये सब कर सकें. यही था. Now times have changed. अब टाइम बदल गया. अब कंप्यूटर एज है, मीडिया का एज है, डिजिटल एज. इसलिए अब कुछ दूसरी स्किल्स भी चाहिए. अब सरकार सोचती है, इन एडिशन टू कंपल्सरी एंड ऑप्शनल एकेडमिक कोर्सेज, students should also study certain courses which develop in him certain work skills. कुछ काम करने की क्षमता भी उनमें डेवलप की जानी चाहिए. तो इसके लिए तीसरा कंपोनेंट होगा एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज. अच्छा, ये क्या है? देयर विल बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कोर कोर्सेज. एक बड़ी लिस्ट होगी, उसमें से 3 लेगा कोई आदमी. Then there will be a list of electives also, and then there will be a list of ability enhancement courses. उन्हीं में से वो चूज करेगा. Every student will have a choice. हर एक को चॉइस होगी. सबके लिए सेम कोर कोर्सेज नहीं होंगे, जरूरी नहीं है. स्टूडेंट कैन चूज कोर कोर्सेज अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट. उसको कौन से कोर्सेज पढ़ने वो चूज करेगा. विच इलेक्टिव्स विल ही चूज डिपेंड्स ऑन हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज. उसके पर डिपेंड करेगा. इसलिए एक तरह से ये फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी.
इट इज इन फैक्ट मोर साइकोलॉजिकल। पहले क्या होता था कि जिसको बीएससी मैथमेटिक्स में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ना है और चौथा कुछ नहीं पढ़ना। ये अब नहीं होगा। इन द न्यू under this CBCS and under the NEP 2020 there will be open choice. कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकता है, even 2 subjects of science and 1 of arts. इस तरह से फ्रीडम है टोटल। इस तरह से ये है। Now in category C, ability enhancement courses, 2 courses will be compulsory for all. 2 courses सबके लिए कंपलसरी होंगे। कौन से? आवाज नहीं आ रही है सर। क्या हुआ? आ रही आवाज आ रही है ये सब क्लियर आ रही है आवाज। सर आवाज क्लियर आ रही है। Is it okay? यस सर, यस सर। ठीक है, Totally fine. ओके, ठीक है साहब, ठीक है। तो इस तरह से हाँ चलिए। तो एक कोर कोर्सेज में क्या होगा? कंपलसरी फ्रॉम मेन सब्जेक्ट्स 3 फॉर ए पास कोर्स लाइक वी हैव नाउ। पास कोर्स के लिए 3 कोर्सेज होते हैं मेन, एंड ऑनर्स में 1 होता है। द सेम प्रैक्टिस विल कंटिन्यू इन द न्यू सिस्टम आल्सो। एंड इन द इलेक्टिव्स, जिनको आप माइनर्स को कहिए या सब्सिडरी कहिए, तरह तरह के नाम है। कहीं हम उनको इलेक्टिव्स को कहते हैं माइनर्स हैं, मेजर माइनर्स, कहीं मेन एंड सब्सिडरी, वो अलग बात है। एंड दीज विल आल्सो बी ऑफ 3 टाइप्स। ये भी 3 तरह के होंगे। ये जो इलेक्टिव्स होंगे इनकी भी ये भी 3 तरह के कोर्सेज होंगे। एक तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक offered by main departments, not chosen as main by this। देखिए अब इसको समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोर कोर्सेज की एक बड़ी लिस्ट होगी, ठीक है था। उनमें से एक स्टूडेंट 3 चूज करेगा विच विल बी हिज मेन, फाइन। और उन्हीं में से वो इलेक्टिव भी चूज कर सकता है, लेकिन जो मेन उसने चूज किए वो नहीं होंगे, उससे अलग चूज कर सकते हैं। So discipline specific होंगे। These will be offered by the main departments, not chosen as main by the student. तो वो जो कोर कोर्सेज की लिस्ट होगी उनमें से 3 सब्जेक्ट वो मेन चूज करेगा, और उन्हीं में से वो ऑप्शनल भी चेंज कर सकता है। यानी वो इलेक्टिव भी चेंज करेगा, लेकिन उनसे अलग होंगे जो उसने मेन में चूज किए हैं। ये एक चीज समझने की है। एंड देन देयर विल बी ए कोर्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट। ये चीज हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कभी थी नहीं। इन सम ऑफ द एडवांस कंट्रीज स्टूडेंट्स आर सपोज टू कंडक्ट ए रिसर्च प्रोजेक्ट एंड सबमिट ए रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट। तो रिसर्च का जो आइडिया है, रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो प्रोसेस है, वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही पढ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ अभी तक ये नहीं था। नाउ गवर्नमेंट वांट्स दैट certain basic research methods should be introduced at the undergraduate level, so that students can develop some kind of ability to conduct research and become good researchers in further education. तो इस तरह से दूसरा ये होगा, लेकिन ये पार्ट ऑप्शनल है। Students wants a project related course, it's fine. If he doesn't go for research, want to go for research in future, he can choose in place a discipline related course. यानी एक कोर्स ऊपर वाली लिस्ट ही वो ले सकता है। अगर वो नहीं चाहता कि उसे रिसर्च पे जाना है तो ठीक है, वो रिसर्च न ले। तो ये बी जो है ये ऑप्शनल। Then the third elective will be, it will be from an unrelated area, not chosen in A and B. यानी अभी तक चूज नहीं किया, उससे अलग एरिया। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट ऑफ साइंस कैन गो फॉर ए जेनेरिक कोर्स इन सोशल साइंसेस, बिल्कुल अनरिलेटेड अलग एरिया से वो चूज करें।
देखिए आइडिया क्या है, अभी तक हम क्या करते थे, साइंस वाले को सिर्फ बहुत लिमिटेड नॉलेज हम देते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। अभी ऐसा नहीं, अभी चाहते कि नहीं, हम चाहते हैं हर चीज की नॉलेज उसको हो, बेसिक नॉलेज हर चीज की हो। A science student should also have the basic idea of social science, some social sciences. Conversely, a student studying in the faculty in social science subjects should have some idea of basic science, and for that he has to opt an elective course. तो उस तरह के कोर्स का नाम है जेनेरिक कोर्स। जो अलग होगा, उसका जो मेन स्ट्रीम है उससे वो डिफरेंट स्ट्रीम के कोर्सेज चूज करेगा, so that his knowledge becomes broad based. अब हम चाहते ही हैं कि किसी की जो स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है, वो सीमित न रहे, लिमिटेड न रहे, एक एरिया में न रहे। ही शुड हैव ब्रॉड बेस्ड नॉलेज, थोड़ी सी उसका स्कोप बढ़े, क्योंकि आजकल वो टाइम अब चला गया कि उससे काम चल जाता था। अब सबको चाहिए कि जो ब्रॉड बेस्ड नॉलेज हो, तो इसलिए ये 3 तरह के कोर्सेज प्रपोज है। तीसरी कैटेगरी में आप समझिए, मैंने बता रहा था ना, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, दीज आर मोस्टली वोकेशनल हो। क्यों जरूरत है इसकी बात हम कर चुके, लेकिन इनमें भी 2 कोर्सेज कंपलसरी होंगे सबके लिए। एवरी स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी must study these 2 subjects. One is environmental science. एनवायरमेंटल साइंस सबको पढ़नी पड़ेगी, जो भी ग्रेजुएशन करेगा, जिस फील्ड से भी करेगा, साइंस हो, आर्ट्स हो, सोशल साइंस हो, कुछ हो, इवन मेडिकल इंजीनियरिंग, कुछ भी। लेकिन एनवायरमेंट साइंस का बेसिक कोर्स सबको पढ़ना पड़ेगा। रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि आजकल पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट एनवायरमेंट. There are, every day the environmental problems are increasing and environment is being polluted by different sources. अलग-अलग तरीके से वो हो रहा है, and that is resulting in different kind of, diseases, बीमारियां आ रही हैं तरह-तरह की, तो वो, and that is a kind of threat to human life, not only human life but also also to nature. पूरी जो नेचर है हमारी, उसके लिए थ्रेट है। इसलिए ये कोर्स कंपलसरी सबके लिए, सबको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, कम्युनिकेशन का कोर्स सबको पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, नॉट ओनली इन द पब्लिक लाइफ बट ऑल्सो इन द जॉब मार्केट। देखिए, ये माना जाता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कम्युनिकेशन में कमजोर होते हैं, एंड दे एटलीस्ट वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में हर स्टूडेंट को बहुत ही एफ्लुएंट होना चाहिए। द लैंग्वेज में बी इंग्लिश और इट कैन बी हिंदी और एनी अदर लाइक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, लेकिन एक लैंग्वेज में उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए एक ऑप्शनल कोर्स होगा कम्युनिकेशन का। इट कैन बी इंग्लिश कम्युनिकेशन और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कम्युनिकेशन। MIL जो लिखा है, दिस इज फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो इसमें ये नहीं है कि आपको इंग्लिश ही पढ़नी है या हिंदी ही पढ़नी है, कोई और पढ़ना है, नो। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, इट मे बी इंग्लिश और एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन पर इतना एम्फेसिस है। So these 2 courses will be compulsory, environmental science and communication. Then there will be skill-oriented vocational or professional courses related to job market demands. देखिए ये है। अब ये इसको बहुत यानी these courses have to be designed very carefully by educational institutions. हर यूनिवर्सिटी को अपने आसपास देखना पड़ेगा कि उसके आसपास किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है, which industry is flourishing around that institution, उसमें किस तरह के लोग चाहिए, उस तरह के कोर्सेज अपने यहाँ करें, वोकेशनल कोर्सेज करें। And these courses will be, short duration courses, of course, and the objective will be to develop
vocational skills so that the students are directly accepted, are directly accepted in the job market. सीधा जॉब उनको मिले, उनको वेट न करना पड़े. तो और अच्छा, ये हमने कहाँ से सीखा, ये कैसे सोचा गवर्नमेंट ने? हुआ क्या कि 15 years किसने पढ़ाई की, 15 साल में उसने BA, BSc, BCom या जो भी कुछ कोर्स है किया, and even then he is not getting the job in the market. मार्केट में जॉब उसको नहीं मिल रहा है. He has to go run from pillar to post for this purpose. वो दौड़ रहा है इधर उधर जॉब के लिए. And if he undergoes a short course in the market, मार्केट में कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लिया 2 महीने का, 3 महीने का, या टाइप सीख लिया, तो उससे जॉब मिल जाती थी. आप समझिए, 15 साल पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिल रही, लेकिन 2 महीने टाइप सीखने के बाद वो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता था. तो गवर्नमेंट ने सोचा था जो काम मार्केट कर सकता है वो हम क्यों नहीं कर सकते. Therefore, institutions are going to introduce certain skill-oriented courses so that the students after coming out is directly acceptable in the job market. ये बहुत, it's a major reform in fact in higher education, जिससे कि स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकना न पड़े और उसे पता हो कि मैं क्या कर सकता हूँ. अभी तक क्या है कि वो सर्टिफिकेट है, उसको यही नहीं पता वो क्या कर सकता है, वो कहाँ जाएगा. कभी कभी वो बैंक में अप्लाई करेगा, कभी किसी और ऑफिस में अप्लाई करेगा, कभी इधर कभी उधर. ही हैज नो डायरेक्शन. लेकिन जब इस तरह का कोई कोर्स वो कर लेगा तो उसकी डायरेक्शन होगी. दिस इज द वर्क विच आई कैन डू, उसको ये होगा. चलिए, उसके बाद हम रिसर्च कंपोनेंट की बात हम पहले कर चुके हैं. अब हम आते हैं क्रेडिट का क्या मतलब है. What is meant by a credit? इसका थोड़ा सा हम समझेंगे. Credit is a unit to measure hours of instruction per week. इसको समझना. In fact, credit is a measure of quantum of learning. यानी लर्निंग का कितना पढ़ा उसने, कितना सीखा, उसको मेजर करता है क्रेडिट. क्रेडिट इज ए यूनिट ऑफ to measure hours of instruction per week और quantum of learning, कितना पढ़ा. For a given course, इसको समझना होगा. For a given course, credits are number of contact or learning hours per week for the entire semester or term of study. पूरे सेमेस्टर में कितने आवर्स पर वीक पढ़ाई होती है, उतने क्रेडिट का वो कोर्स है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन ए पर्टिकुलर कोर्स, इन ए पर्टिकुलर पेपर 4 क्लासेस आर हेल्ड पर वीक. हर हफ्ते 4 पीरियड होते हैं, जिनको हम आजकल हम पीरियड कहते हैं ना, पहला पीरियड दूसरा पीरियड. बट 4 क्लासेस, अब 4 क्लास अगर होती हैं तो हम कहते हैं इट इज ए 4 क्रेडिट कोर्स. तो ये 4 क्रेडिट का कोर्स, ये है इसका मतलब सीधा. जाहिर है उसमें कंटेंट भी उतना ही ज्यादा होगा. जिस कोर्स के क्रेडिट कम होंगे उसका कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर कम होगा. ये है बेसिक आइडिया. नाउ मान लीजिए कोई कोर्स है जिसके 4 क्रेडिट कोर्स है और उसमें प्रैक्टिकल भी है 2 क्रेडिट का, देन दैट कोर्स विल बी ऑफ 6 क्रेडिट. तो 6 क्रेडिट का कोर्स है. जैसे मान लीजिए देयर इज ए साइंस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री है मान लीजिए. सपोज इन केमिस्ट्री वी हैव 4 फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग क्लासेस पर वीक. हर हफ्ते 4 क्लासेस होती हैं टीचिंग की और 2 होती है प्रैक्टिकल की, लैब वर्क की होती है. तो 6 पीरियड हो गई पर वीक, देन इट इज ए 6 क्रेडिट कोर्स. तो ये 6 क्रेडिट का कोर्स. अब इसमें अच्छा, क्रेडिट कितने भी हो सकते हैं. इवन देयर कैन बी ए कोर्स ऑफ 1 क्रेडिट, वीकली 1 पीरियड. ठीक है, तो ऐसा भी कोर्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर कैन बी ए कोर्स ऑफ 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, कोई भी, एनी नंबर ऑफ क्रेडिट.
Now, smaller the number of credits, shorter the content, shorter the subject matter. उतना ही subject matter कम उसमें होगा. इस तरह से होगा. Now, एक चीज और. If a student passes if a student passes or clears a 6 credit course in examination, that means he has earned 6 credits. यानी उसने 6 क्रेडिट अपने एक्यूमुलेट कर लिए, अपने कमा लिए, ये कहना चाहिए. 6 क्रेडिट्स उसने अपने एक्यूमुलेट इकट्ठे कर लिए अगर उसने पास कर लिया. तो इस तरह से परसेंटेज की बजाय, मार्क्स की बजाय अब क्रेडिट इकट्ठे होंगे. तो ये है इसका बेसिक आइडिया. अब हम आगे अगले कंसेप्ट की बात करते हैं. अभी तो हमने क्रेडिट की बात की. अब है कि ग्रेड क्या है और ग्रेड पॉइंट्स क्या है. ये दो बातें अलग हैं. ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट्स. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. ग्रेड इज ए सिंबल. ठीक तरह से इसको समझिए. ग्रेड इज ए सिंबल. इट कैन बी ए लेटर और ए नंबर. लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है. इंडिकेटिंग परफॉर्मेंस लेवल ऑफ ए स्टूडेंट इन ए गिवन कोर्स. यानी एक लेटर होगा, एक सिंबल होगा जो कि परफॉर्मेंस लेवल बताएगा. ए न्यूमेरिकल वेट असाइन्ड टू ए ग्रेड इज ग्रेड पॉइंट फॉर दैट ग्रेड. ये बात समझिए. लाइक आजकल क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो हैज ग्रेडिंग सिस्टम फॉर द वेरी बिगिनिंग. शुरू से ही उनका ग्रेडिंग सिस्टम. एंड दे हैव 5 पॉइंट ग्रेडिंग, A, B, C, D and E. उनके पास ये है. और उसके बाद वो क्या करते हैं, दे कैलकुलेट ग्रेड पॉइंट एवरेज बाय असाइनिंग वेट टू ईच ग्रेड लेवल. लाइक A carries a weight of 5, grade B carries a weight of 4, C carries a weight of 3, D a weight of 2 and E a grade of 1. तो हर ग्रेड का एक वेट असाइन कर दिया उसने, है ना. तो उसको कहते हैं ग्रेड पॉइंट. सो फॉर ए ग्रेड, ग्रेड पॉइंट इज 5. फॉर बी ग्रेड, ग्रेड पॉइंट इज 4. देखिए यहां दिया हुआ है, अगले स्लाइड में मैंने किया. फॉर ग्रेड सी ग्रेड पॉइंट इज 3. फॉर ग्रेड डी ग्रेड पॉइंट इज 2 एंड सो ऑन. ये है. दिस इज द बेसिक आइडिया. एंड अब ये चीज हुई. अब आगे देखिए. नाउ व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट्स फॉर ए डिग्री. डिग्री लेने के लिए फॉर द अवार्ड ऑफ फॉर अंडर ग्रेजुएट पास डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए ए स्टूडेंट मस्ट अर्न मिनिमम ऑफ 120 क्रेडिट्स. यानी पूरे पीरियड में 6 सेमेस्टर में उसको 120 क्रेडिट अर्न करने हैं. हर सेमेस्टर में कितने कोर्स पढ़ने इसकी कोई कैद नहीं. मेन बात यह है कि पूरे पीरियड में, पूरे 6 सेमेस्टर में उसको इतने कोर्सेज क्लियर कर लेने हैं कि उसके कम से कम 120 क्रेडिट हो. एंड देन ही विल बी अवार्डेड ए डिग्री. एंड दिस इज मिनिमम. Similarly, for honors course, the minimum credits to be earned are 140, 140. यानी 140 ऑनर्स वाले को करने पड़ेंगे, 120 मिनिमम करने पड़ेंगे उसको, अंडर ग्रेजुएट पास कोर्स. इसमें एक बात और है, जैसा कि बताइए ये मिनिमम है. एंड देयर इज ए फ्रीडम टू स्टडी एडिशनल कोर्सेज टू अर्न एक्स्ट्रा क्रेडिट. अगर कोई ये चाहता है, कोई अपने आप को कैपेबल समझता है स्टूडेंट कि मैं ज्यादा क्रेडिट अर्न कर सकता हूं, तो ही कैन स्टडी सम एडिशनल कोर्सेज पढ़ सकता है एंड ही कैन अर्न एडिशनल क्रेडिट्स. 120 से ज्यादा भी कर सकता है. एंड दोज एडिशनल क्रेडिट्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री बट विल बी मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट.
अवार्ड के लिए तो 120 ही चाहिए मिनिमम, 120 हुआ डिग्री अवार्ड हो जाएगी। लेकिन जो एडिशनल, मान लीजिए सपोज स्टूडेंट स्टडीज 2 courses more of 6 credits each, so his total credits will be 132, क्योंकि 12 उसने एडिशनल किए। Those 12 will be mentioned separately on the certificate कि उसने एडिशनल क्रेडिट भी किए हैं, and maybe he can get some advantage in the job market. हो सकता है उसको उसका कुछ फायदा आगे मिले, जॉब मार्केट में मिले या हायर एजुकेशन में कुछ फायदा मिल जाए, वो अलग बात। लेकिन देयर इज ए फ्रीडम टू स्टडी एडिशनल कोर्सेज एंड टू अर्न एडिशनल क्रेडिट्स, ये उसकी आजादी है। तो ये चीज उसमें चीज ओके। अब हम आते हैं कि ये जो क्रेडिट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, देयर विल बी 120 क्रेडिट्स फॉर ए पास कोर्स and 140 for a honors course. Now, how these credits will be distributed? अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसकी हम बात करते हैं। We have already discussed that there will be 3 different kind of courses. 3 तरह के कोर्सेज होंगे, core courses, elective courses and ability enhancement courses. तीनों तरह के कोर्सेज में क्रेडिट्स को कैसे बांटा जाएगा, इसकी बात हम आप करते हैं। Each core course of category A will carry 6 credit. 6 क्रेडिट का होगा कंपलसरी कोर्स या मेजर या कोर कोर्स, जो भी आप कहें, वो 6 क्रेडिट का होगा। 4 credits for theory classes and 2 for the practical if there is a practical in it. अगर प्रैक्टिकल वाला कोई कोर्स है तो उसमें होगा 4 + 2, 4 for theory classes and 2 for practicals. And in the courses without practical, कुछ courses ऐसे भी होते हैं जिनमें practical नहीं होता, mostly in the social sciences and arts, उसमें practical की बहुत ज्यादा वो नहीं है। There it will be 5 + 1, 5 credits for theory, यानी वीकली उसमें 5 क्लासेस होंगी थ्योरी की, एंड 1 फॉर ट्यूटोरियल, एक ट्यूटोरियल क्लास हो। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उसका होगा, लेकिन टोटल क्रेडिट जो होंगे वो 6 होंगे। तो कोर कोर्सेज in core courses, each course will carry 6 credit, 4 + 2 or 5 + 1, depending on whether the course has practicals or not. ये एक चीज हुई। जो बी कैटेगरी से इलेक्टिव कोर्स है उनके लिए भी पॉलिसी यही है, यानी 4 + 2 and 5 + 1. If it is a practical oriented courses, then 4 + 2, and if it is non-practical, then 5 + 1. So for courses in the category A and B, policy is the same. यानी ग्रेड जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पॉलिसी एक ही रहेगी। For ability enhancement courses in the category C, both compulsory and skill oriented, जैसा कि मैंने बताया उसमें 2 तरह के कोर्सेज होंगे, कंपलसरी होंगे एनवायरमेंटल साइंस एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों कंपलसरी होंगे। तो कंपलसरी और बाकी जो स्किल ओरिएंटेड ऑप्शनल होंगे, सबका ईच कोर्स विल बी ऑफ 2 credits, 2 क्रेडिट का कोर्स। दैट मीन्स there will be 2 contact hours every week. हर हफ्ते 2 क्लासेस उसकी होगी या 2 contact hours उसके होंगे, but it will be a vocational kind of course. तो इस तरह से होगा। So this is how credits will be distributed. Then एक चीज और इसमें है, अब एक सवाल बेसिक उठता है, what will be the eligibility for admission to MA, MSc or technical or professional courses? माने अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद BA BSc के बाद कोई MA MSc में जाना चाहे या किसी टेक्निकल कोर्सेज में जाना चाहे, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी?
एलिजिबिलिटी क्या होगी. दिस इज ए नेचर क्वेश्चन. नाउ हियर the CBCS scheme says that for entry to MA, MSc or technical or professional courses, minimum 24 credits in concerned discipline related courses are sufficient. अब इसको मैं समझाता हूं. मान लीजिए किसी ने बीएससी किया और उसने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो साइंस के, और उनमें उसके बेस मेन है और उसके बाद इलेक्टिव्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट पढ़े. एंड सपोज ही वांट्स टू गो फॉर मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स. एक स्टूडेंट ने बीएससी किया, वो मैथमेटिक्स में जाना चाहता है. तो क्या देखा जाएगा कि उसने बीएससी लेवल पर 24 क्रेडिट्स के मैथमेटिक्स के कोर्स पढ़े हैं या नहीं. अगर उसने बीएससी लेवल पर मैथमेटिक्स के 24 क्रेडिट के कोर्स पढ़े हैं, देन ही इज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू एमएससी मैथमेटिक्स. ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी. इसका मतलब क्या हुआ? एक स्टूडेंट कैन बी eligible for more than one subject. ऐसा कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जिसने अपने क्रेडिट्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है. He has studied at least 24 credit courses in physics, also 24 courses in chemistry, also in 24 courses in mathematics. तीनों में, तो वो तीनों में एलिजिबल. अब ये उसकी चॉइस है, वो कहाँ जाएगा वो अलग बात है. तो दिस इज ए मैटर ऑफ एलिजिबिलिटी. अब हम यहाँ ऑनर्स कोर्स में क्या होगा इसकी अब बात करते हैं. जस्ट ए मिनट में क्या, हाँ ठीक है. ऑनर्स कोर्स स्ट्रक्चर में क्या है, मैं पहले एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट फॉर द अवार्ड ऑफ ए डिग्री, ऑनर्स डिग्री, a student must earn 140 credits. 140 क्रेडिट उसको अर्न करने हैं ऑनर्स डिग्री के लिए. एंड फॉर दैट he has to study 26 courses in all. यानी उसको 26 कोर्स पढ़ने होंगे. कोर्स मीन्स पेपर, या कितने पेपर होते हैं हर कोर्स में. ये तो 140 मिनिमम क्रेडिट्स उसको अर्न करने हैं और मिनिमम 26 कोर्सेज उसको पढ़ना है. Now these 23 courses will be distributed over category A, B and C. यानी उनको तीन जो कैटेगरीज है, कोर कोर्सेज, इलेक्टिव्स एंड एबिलिटी एनहेंसमेंट, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 26 कोर्सेज. कैसे? 14 फ्रॉम कैटेगरी ए. 14 कोर्सेज उसके ए कैटेगरी के होंगे, कोर कोर्सेज होंगे. इनके आप मेन कहिए, कुछ भी कहिए. एंड ईच विल कैरी 6 क्रेडिट्स. इसकी बात हम कर चुके हैं. सो दैट द टोटल क्रेडिट्स अर्न विल बी 84. यानी 84 क्रेडिट के उसको कोर्सेज, कोर कोर्सेज पढ़ने होंगे, 14 इन नंबर. एंड देन ही हैव टू स्टडी 8 electives from category B. कैटेगरी बी में तो उसको 8 पढ़ने पड़ेंगे, और उन 8 का भी डिवीजन होगा. 4 फ्रॉम डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स एंड 4 फ्रॉम जेनेरिक इलेक्टिव. जेनेरिक मीन्स अनरिलेटेड एरिया. यानी 4 तो उसको उसी फील्ड के लेने होंगे जो उसके मेन है, बट अदर 4 फ्रॉम अनरिलेटेड एरिया. इस तरह से लाइक दिस ही विल हैव टू स्टडी 8 कोर्सेज, each carrying 6 credit again, क्योंकि कैटेगरी ए और बी के लिए क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी इज द सेम, 6 क्रेडिट के समान. तो इस तरह से टोटल क्रेडिट हियर विल आल्सो बी 48. तो फर्स्ट कैटेगरी में 84 क्रेडिट, सेकंड कैटेगरी में 48 क्रेडिट.
अब आ जाइए कैटेगरी सी, एबिलिटी एनवायरनमेंट कोर्सेज। तो इसमें देखिए हमने बात किया पहले, 2 विल बी कंपलसरी, 2 तो कंपलसरी होंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कम्युनिकेशन, वो दोनों कंपलसरी होंगे। एंड ईच विल बी ऑफ 2 क्रेडिट्स, क्योंकि वो कोर्स 2 क्रेडिट के हैं। सो देयर विल बी 4 कोर्सेज फ्रॉम दिस, 4 कोर्सेज, 2 एबिलिटी, एंड देयर विल बी 2 स्किल ओरिएंटेड कोर्स, वोकेशनल कोर्स। तो 2 तो कंपलसरी कोर्सेज होंगे, 2 ऑप्शनल होंगे जो स्किल ओरिएंटेड हो, एंड दैट वे टोटल क्रेडिट्स विल बी 8, तो 8 क्रेडिट हो जाएंगे। अब 140 होने के लिए देखिए कितना हुआ, 84 प्लस 48 प्लस 8, इट इज 140, मिनिमम हो गया। एंड देन इफ ए स्टूडेंट वांट्स ही कैन अर्न एडिशनल क्रेडिट फ्रॉम एनी कैटेगरी ए बी सी, कोई किसी में से भी वो कर सकता है, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। एंड विच विल बी मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट सेपरेटली। तो ये बात हुई है हमारी अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स प्रोग्राम की। ये इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, मैंने इसको टेबल में कर दिया है। फीस वही है जो अब तक कह रहे हैं, किस तरह से होगा। कोर कोर्सेज 14 होंगे, फिर 4 लाइक दैट, and total 26 in the first column. Total credits will be 140, and then number of papers will be 26. BSc ऑनर्स के लिए भी और BA BCom ऑनर्स के लिए ये स्कीम इस तरह की होगी। अब हम आते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पर, पास कोर्सेज। अब तक हमने ऑनर्स की बात की, पास कोर्सेज में क्या होगा। एंड लेट अस स्टार्ट विद साइंस। जो साइंस के BSc होगा उसमें क्या होगा। Here a student must study 24 courses, 24 कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, and he has to earn 120 credits। इसकी बात हम कर चुके हैं, 120 क्रेडिट उसको अर्न करने पड़ेंगे और 24 कोर्सेज उसको पढ़ने हैं टोटल। आउट ऑफ दीज 24 कोर्सेज he must study 12 core courses from category A, 12 कोर कोर्सेज होंगे, 4 फ्रॉम ईच ऑफ द 3 मेन्स। देखिए ध्यान रखिए, क्योंकि उसके 3 मेन होंगे, उनसे रिलेटेड कोर्सेज उसको 12 पढ़ने पड़ेंगे, बट 4 फ्रॉम ईच ऑफ दीज, यानी 4 कोर्सेज मैथमेटिक्स के, 4 फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री, लाइक दैट। ये कोर्सेज उसको मेन पढ़ने पड़ेंगे 12, and altogether these will carry 72 credits, 6 each। 72 क्रेडिट के कोर्सेज ये होंगे, क्योंकि एक कोर्स के 6 क्रेडिट होते हैं। एंड देन इलेक्टिव में क्या होगा, 6 इलेक्टिव कोर्सेज डिसिप्लिन स्पेसिफिक, 2 फ्रॉम ईच मेन, बिल्कुल वही मेन, क्योंकि उसके 3 मेन है तो 2 वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक से। And that way the total credits for these will be 36. So 72 for core courses and 36 credits for elective course. Okay. And then 6 ability enhancement courses. देखिए यहाँ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज को ज्यादा लेने पड़ेंगे, 6। ऑनर्स के कोर्स में 4 थे, लेकिन यहाँ 6। And out of these 6, 2 are compulsory. Environmental education and communication, जैसा हमने बताया, वो तो सबके लिए है, तो 2 तो कंपल्सरी होंगे। And then minimum 4 skill oriented courses, यानी जॉब मार्केट ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज उसको 4 पढ़ने पड़ेंगे, मिनिमम 4। इस तरह से उसके टोटल क्रेडिट होंगे 12 क्रेडिट, क्योंकि ईच ऑफ दीज कोर्सेज इज ऑफ 2 क्रेडिट। ये सारे कोर्स 2 क्रेडिट के, एंड ही विल स्टडी 6 कोर्सेज एंड देयरफॉर 12 क्रेडिट। एंड दिस वे फॉर ए पास कोर्स कितने 120 क्रेडिट होंगे, एंड इसको ब्रेक कैसे होगा, 72 फॉर कोर कोर्सेज, 36 फॉर electives, discipline specific electives, and 12 for ability enhancement course। इस तरह से इसका ब्रेक हो।
सिमिलरली फॉर, अभी हमने साइंसेस की बात की, ये अंडर ग्रेजुएट इन सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स, तो इनमें भी करीब करीब पैटर्न तो वही है. 12 core courses, 4 from each of the 2 mains, and 2 each from English and modern Indian language communication. थोड़ा सा यहाँ चेंज. देखिए कम्युनिकेशन पे यहाँ पर बहुत जोर है. यहाँ इसमें 2 कोर्स पढ़ेगा वो, एक इंग्लिश का और एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का. अब आप समझिए कम्युनिकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है. स्टूडेंट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेरी एफिशिएंटली, ये चाहते हैं. तो इसमें कम्युनिकेशन के बाकायदा अलग कोर्सेज होंगे इन एडिशन टू द कंपल्सरी वंस. तो कंपल्सरी तो हो गई, लेकिन उनके अलावा यहाँ देन 6 कोर्सेज फ्रॉम कैटेगरी बी, यानी इलेक्टिव भी 6 होंगे. ऑल टुगेदर देयर विल बी 36 क्रेडिट्स एज यूजुअल, जितना उसमें था उतने होंगे. एंड सिमिलरली एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, ये कंपल्सरी कोर्स भी उनको पढ़ने पड़ेंगे. एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी पढ़ना पड़ेगा. So that way the total credits will be 72 plus 36 plus 12, 120. 120 अगेन मैंने बताया ये मिनिमम है, एंड इससे ज्यादा भी वो अर्न कर सकते हैं. ये इसका मैंने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही इसमें ये है. अब देखिए अब ये होगा कैसे. यूजीसी हैज announced grading system. ग्रेड कैसे होगा ये यूजीसी ने ये पैटर्न दिया है. ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट एवरेज, ग्रेड पॉइंट्स एज सजेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. यूजीसी proposes 9-point grading system. 9-point grading system है था, which starts from the highest, O, outstanding, A plus, excellent, A very good, B plus good, B above average, C average, P pass, F fail, A भी absent, जो absent होगा जो नहीं आएगा. And then there are grade point average, grade points, यानी weight जिसको कहते हैं ना. So for O weight is 10, जो outstanding हुआ वो उसका weight 10 होगा. It will carry a grade point of 10. Then 9, 8, 7, 6, 5, 4, and then for the lowest one, 0, 0. Fail is also 0 and absent is also. So in fact, grade points start from P, pass से शुरू होते हैं, which is minimum 4. Then average का 5 and so on till 10 for outstanding. So this is the grades and grade points announced by the university grant commission. अब देखिए बट ग्रेडिंग कैसे होगी ये दिस विल बी डिसाइड बाय द इंस्टीट्यूशन. इसमें कोई यूजीसी ने वो नहीं दिया, यानी ए बी सी डी ओ ये ग्रेड आप कैसे करेंगे. दिस हैज टू बी सिस्टम हैज टू बी इवॉल्व बाय द इंस्टीट्यूशन, बाय द यूनिवर्सिटी अपने आप इवॉल्व करें. उसके बाद जब वो रिजल्ट का प्रोसेस करेगी तो उसके लिए ये पैटर्न दिया है. अगर ओ ग्रेड है तो 10 पॉइंट दीजिए, ए प्लस है तो 9 दीजिए, लाइक दिस. दिस विल बी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग जीपीएस. ये जीपीए कैलकुलेट करने में मदद करेगा. ओके अच्छा अब आया, देखिए अभी तक हमने किसकी बात की, ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट्स, ये दोनों की बात. अब एक कॉन्सेप्ट आएगा क्रेडिट पॉइंट, ये अलग कॉन्सेप्ट. क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट्स का है, इसकी हम बात करते हैं. The product of grade point weight for the grade earned by a student in a given course, okay, and number of credits assigned to that course
is called credit points. Credit points earned by the student in that course. इसको अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा. Suppose a student earns B plus in a course. एक कोर्स में उसने B plus ग्रेड लिया और वो कोर्स 6 क्रेडिट का है, 6 क्रेडिट कोर्स है, क्योंकि सारे 6 क्रेडिट है ए कैटेगरी में. तो मान लीजिए इट्स ए 6 क्रेडिट कोर्स and a student earns B plus in it, and weight for B plus is 7. ये देखिए B plus के लिए 7 दिया हुआ है इसमें, B plus के आगे 7. Then 7 into 6, 42 is grade points for that course. तो ग्रेड पॉइंट उसके 42 होंगे एक कोर्स में. यानी इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ credits assigned to the course and weight of the grade earned by the student in that course. यानी वो उस कोर्स में कितना क्या ग्रेड आता है उसका जो वेट है और फिर उसके क्रेडिट कितने क्रेडिट का कोर्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा. नाउ इफ द सेम स्टूडेंट अर्न्स O grade, outstanding, in that case it will be 60 because 6 is the credit assigned to the course, number of credits. और अब 7 की जगह 10 हो जाएगा, तो उस केस में उसके ग्रेड पॉइंट जो है वो 60 हो गई. So grade points will indicate the level of achievement. Okay, तो इस तरह से ग्रेड पॉइंट्स की का कैलकुलेशन होगा. एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है, these credits are transferable over programs, over courses and also over institutions. ये जो क्रेडिट अर्न होता है ना, स्टूडेंट जो अर्न करेगा, these are transferable. एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे. अगर कोई स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूशन छोड़कर दूसरे में चला जाता है, then whatever credits he earned in the previous institutions will be transferred to his account in the new institution. देखिए प्रोसेस कैसे वर्क करेगा. फैक्ट ये है, इमीडिएटली ऑन एडमिशन, जैसे ही वो कोई इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट आएगा, एक क्रेडिट एकेडमिक अकाउंट विल बी ओपन्ड इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. हर इंस्टीट्यूशन, एवरी इंस्टीट्यूशन विल मेंटेन एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. हर इंस्टीट्यूशन में एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आजकल हर इंस्टीट्यूशन में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस होता है, वो सारी चीजें मेंटेन करता है ना, किस सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए, वो पूरा रिकॉर्ड उसके पास होता है. ये बिल्कुल उसी तरह से एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नाम से एक यूनिवर्सिटी एक सिस्टम बनाएगी और उसमें हर स्टूडेंट का एक अकाउंट होगा. And as soon as a student passes a particular semester, suppose semester 1, then the credits earned by him in that semester will be entered to his account. उसके अकाउंट में वो चले जाए. And suppose after 2 semesters he shifts to another institution for the 3rd semester. मानिए 2 सेमेस्टर एक इंस्टीट्यूशन में उसने पास किया, उसके बाद वो शिफ्ट कर गया दूसरे इंस्टीट्यूशन, तो वो क्रेडिट्स के ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे. ये है मेन बात इसकी. और ये मैं बता चुका हूं कि सर्टिफिकेट को का नाम दिया है उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेड कार्ड, नाम आप जो भी दीजिए, एंड द रिजल्ट विल बी रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ सेमेस्टर जीपीए फॉर ए सेमेस्टर और CGPA, cumulative GPA for the entire course after completion of the course. और एडिशनल क्रेडिट्स आदमी अर्न कर सकता है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं. अब हम देखें कि कैसे, हाउ डू वी कैलकुलेट सेमेस्टर जीपीए. ये कैसे कैलकुलेट होगा एक सेमेस्टर के लिए.
And semester GPA is a measure of performance of a student in a semester. It's clear. इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि एक सेमेस्टर का जो GPA होगा. That GPA is a measure of his performance in the semester. And चल आगे. Suppose अब आगे चलिए. Suppose 24 courses divided equally over 6 semesters with 4 papers each. एक हमने ये एक तरह से इमेजिनरी सिचुएशन है. जो 24 कोर्स, ये हमने पहले बताया कि अंडर ग्रेजुएट में 24 कोर्स उसको पढ़ने होंगे 5 कोर्स में. एंड सपोज दीज 24 कोर्सेज आर डिवाइडेड इक्वली ओवर 6 सेमेस्टर. यानी 6 सेमेस्टर में हम इनको बराबर 4 कर देते हैं. 4 पेपर्स इन ईच सेमेस्टर. ये हालांकि जरूरी नहीं है. देयर इज ऑलवेज ए freedom that a student can study 4-5 courses in one semester and 3 in the other semester, so that in all the semester altogether he studies 24 courses. तो इसमें कोई कैद नहीं है वैसे, लेकिन हमने चलो ये मान लेते हैं कि हर सेमेस्टर में वो 4 पेपर्स पढ़ता है. उसमें 2 कोर कोर्सेज है और 1 इलेक्टिव है और 1 एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स. ओके, अब ये मान लिया. सपोज ही स्टडीज 6 कोर्सेज मींस 12 क्रेडिट्स, 1 इलेक्टिव 6 क्रेडिट्स and 1 ability enhancement 2 credits. So total credits will be 20. तो एक सेमेस्टर में उसके 20 क्रेडिट होंगे. So that in all the 6 semesters he earned 120. यानी पूरे सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में 120 जो मिनिमम चाहिए उतने उसके हो जाते हैं और उसी को इसको हमने डिवाइड कर दिया. अब देखिए कैसे कैलकुलेट कंप्यूटेशन ऑफ semester GPA. Now, suppose a student studies course 1, 4 courses in a semester. 4 courses हैं. First column में देखिए 1, 2, 3, 4. Okay, and first paper carries 6 credits. Second also 6 credit. Third also 6 credit. यानी पहला दूसरा तो कोर कोर्सेज में से है, तीसरा इलेक्टिव्स में से है और चौथा एबिलिटी एनहांसमेंट में से है. एंड दिस वे द टोटल 6 + 6 + 6 + 2, the total credits are 20. And suppose the student earns grade B in paper 1, grade B+ in paper 2, grade A in paper 3 and grade C in paper 4. तो ये ग्रेड उसका आता है. And according to UGC scheme, grade points for these courses are given here. For B 6, for B + 7, for A 8 and for C 5. ये grade points हैं UGC ने जो दिए. And credit points will be 6 by 6, 36 for paper 1, 6 multiplied by 7, 42 for paper 2, similarly 48 for paper 3 and 10 for paper 4. And total grade points, credit points will be are 136. यानी उस सेमेस्टर में उसने 136 क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए. Divided this by number of credits, number of credits 20. जो टोटल उसने कोर्सेज पढ़े उनके जितने क्रेडिट्स है उससे डिवाइड कर. It is 6.80. This is GPA for the semester. ये सेमेस्टर के लिए उसका GPA होगा. This is how it is calculated. Okay. Now we come to the cumulative GPA. पूरे 6 सेमेस्टर्स का या 8 सेमेस्टर का जितना भी हो उसका कैसे कैलकुलेट करें. The cumulative GPA is a measure of overall performance of a student in all semesters, expressed as a ratio of total credit points. देखिए इसमें हमने क्या किया था. टोटल क्रेडिट पॉइंट्स 136 थे एक सेमेस्टर के. उसको टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स assigned to the courses studied
20 से डिवाइड किया। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, it will be a measure of overall performance of students, ratio of total credit points earned in all the courses in all the semester, यानी हर सेमेस्टर का के जो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स होंगे उनको जोड़ेंगे, एंड दैट विल बी डिवाइड बाय द टोटल क्रेडिट्स अर्न्ड 120 और 140 व्हाटएवर, एंड दैट विल गिव यू द क्यूमुलेटिव जीपीए। तो इस तरह से ये क्यूमुलेटिव जीपीए कैलकुलेट होगा। देखिए ये है, सपोज दीज आर दी सपोज क्रेडिट पॉइंट फॉर ए स्टूडेंट फॉर 6 सेमेस्टर्स आर दीज, 6 सेमेस्टर्स में उसके क्रेडिट पॉइंट्स ये हैं 136, 142, 132, 44, 143 and 133. These are the credit points earned by the student in each semester. Their sum is 830 and total credits are 120. Okay, so divide this 830 by 120 to get 6.92. So this is the overall cumulative GPA for the students and which is his final score. ये उसका फाइनल स्कोर होगा। इस तरह से इसको इसकी कैलकुलेशंस होगी। ये है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हर सेमेस्टर का जो सेमेस्टर वाइज जीपीए है जो थर्ड कॉलम में दिया हुआ है, इसको हम क्रेडिट से मल्टीप्लाई करते हैं and then add the last column and divide by 120. That's another method. तो जैसे भी आप कैलकुलेट करें उसी तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए साहब आगे, ये हुआ। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम इसका भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट्स फॉर पीजी कोर्सेस। पीजी में हम कैसे करेंगे? यूजी की बात तो हमने कर ली, अंडर ग्रेजुएट की बात हमने कर ली, और अब हम पोस्ट ग्रेजुएट की करेंगे। और लाइक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पीजी कोर्सेज विल आल्सो हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स। यानी पोस्ट ग्रेजुएट में भी 3 तरह के कोर्सेज होंगे, कोर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। सेम स्किल ओरिएंटेड पैटर्न वही है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में भी वही पैटर्न होगा। कोर कोर्स तो एक ही होगा क्योंकि मास्टर डिग्री तो एक में ही होती है, तो एक कोर होगा। फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, उसी में से उसी सब्जेक्ट के मेन सब्जेक्ट के इलेक्टिव्स भी होंगे। ये अब भी होता है, जैसे अगर कोई मास्टर डिग्री करता है फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, तो कुछ तो उसको कंपलसरी पढ़ने होते हैं, और उसके बाद एक लिस्ट होती है ऑप्शनल्स की, उनमें से 1-2 जितने भी हो वो उसको चूज करने पड़ते हैं, और उनकी क्लासेस अलग से होती है। ये सब होता है, तो ये चीज है। लेकिन इसमें भी फिर स्किल ओरिएंटेड भी ऐड कर दिया, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर जॉब मार्केट। हर स्टूडेंट को जॉब के लिए भी तैयार करना, तो ये है आइडिया। एंड पीजी कोर्सेज विल बी ऑफ 3 टाइप्स। देखिए 3 तरह के पीजी कोर्सेज एनईपी में डिफाइन किए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी proposes 3 different types of postgraduate courses. 1 year course, 1 साल का कोर्स भी होगा। किसके लिए होगा साहब, ये मैं बता देता हूं। बिकॉज NEP proposes 4 year integrated undergraduate courses. 4 साल के कोर्सेज होंगे अंडर ग्रेजुएट के, और जो 4 साल का कोर्स पढ़ के आएगा और उसने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर रिसर्च वाला कोर्स नहीं पढ़ा है, then he has to undergo 1 year PG course for admission to doctorate degree. ये है इसका। तो इसीलिए ये 3 तरह के PG कोर्सेज जो है उन्होंने अनाउंस किए। 1 year course to have 52 credits,
52 क्रेडिट का होगा, यानी एक साल में ही 52 क्रेडिट्स हैव टू बी अर्न्ड, you know, and 9 will be for electives, 4 will be for, you know, इन 52 में से 9 electives होंगे और बाकी माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 43 will be for core course. ये है इस तरह से. Similarly, for 2-year courses will have 100 credits. 100 यानी 2 साल के कोर्स में 100 क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे और 18 उनमें इलेक्टिव्स होंगे. सिमिलरली 3-year कोर्स जो होंगे उनमें होंगे 150 क्रेडिट्स, यानी 3 साल का जो करेगा उसको 150 क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे, एंड ऑफ विच 27 विल बी फॉर इलेक्टिव्स. तो ये पैटर्न रफली ये बता दिया शॉर्ट में हमने. तो ये है इसका सारा आइडिया. अब इसके बारे में थोड़ा सा एडवांटेज में तो हालांकि ये बता चुके हैं कि जब ये सिस्टम लागू होगा तो देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनली. सब जगह यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो उसको इंटरप्रेट करने में, समझने में आसानी होगी. इवन अभी क्या है, देखिए एम्प्लॉयर्स को भी दिक्कत होती है. अभी क्या हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ इंस्टीट्यूशंस अपना रिजल्ट परसेंटेज में देती हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, एंड देयर आर सम अदर इंस्टीट्यूशंस व्हिच गिव देयर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स एंड जीपीए. कुछ जीपीए की टर्म में दे रही है. अब जो एम्प्लॉयर है उसको दिक्कत होती है, हाउ टू इंटरप्रेट, हाउ टू कंपेयर द टू. एक के 76% है मार्कशीट दूसरी यूनिवर्सिटी के, और दूसरी एक अलग स्टूडेंट आया वो कहता है मेरा A+ है. अब सवाल ये है कि A+ बेटर है या 76% बेटर. उसको कंपेयर करने में, समझने में दिक्कत होती है. तो इसलिए दिस विल result in a common standard so that people common people as well as the employers can interpret this course uniformly उसको किया जा सके, and there will be uniform computational process, and this will lead to national as well as international comparisons. यानी इंटरनेशनली इसका कंपैरिजन हो सकता है. तो ये सब है. देखिए मे बी अगर ये चीज ठीक तरह से लागू होती है तो एक चीज पॉसिबिलिटी और है. आजकल क्या हो रहा है, एवरी एम्प्लॉइंग बॉडी कंडक्ट्स ए टेस्ट, कंपटीशन टेस्ट, जो भी है ना. बैंक में वैकेंसी है वो भी अपना टेस्ट करते हैं, LIC में वैकेंसी है वो भी अपना टेस्ट करते हैं. वो क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ मार्किंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग रिजल्ट्स आर नॉट यूनिफॉर्म ओवरऑल इंस्टीट्यूशन. सारी में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये दिक्कत है. इसलिए उनको अपना टेस्ट करना पड़ता है. एंड व्हेन देयर विल बी ए यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंस्टीट्यूशंस, then perhaps there will be no need for a competition, and institutional mark sheet will be sufficient for comparison. फिर कोई जरूरत ही नहीं होगी शायद. Let's hope for the best. तो ये उसका एडवांटेज फ्यूचर में हो सकता है. और जैसा कि ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कोई स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है. दिस विल बी साइकोलॉजिकली साउंड, एंड इंस्टीट्यूशनल मोबिलिटी भी होगी. सब कुछ आसानी से हो जाएगा. एंड दिस अप्रोच विल बी मोर साइकोलॉजिकल, टेकिंग केयर ऑफ नीड्स, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि स्टूडेंट्स को फ्रीडम है, वो कोई चीज पढ़े उसको. अब देखिए स्टूडेंट जो ऑफर करेगा, ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होगी कि उसके पढ़ने का अरेंजमेंट करे, उसकी पढ़ाई का अरेंजमेंट करे. ये इंस्टीट्यूशन कर रहा. तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन देखिए क्या होता है आगे. फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है. तो ये एक तरह से इसमें कोई नई बात नहीं है.
चलिए इसको छोड़ दीजिए, इश्यू ऑफ रेलेवेंस है। यानी अभी क्या है कि जॉब मार्केट, क्योंकि स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हमारे यहाँ होते नहीं है, इसलिए व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द जॉब मार्केट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल उल्टा है, एंड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द जॉब मार्केट। तो ये इश्यू ऑफ रेलेवेंस है। तो ये मार्केट के लिए कोर्सेज रेलेवेंट हो जाएंगे, ये है इसका मेन आइडिया। कुछ उसमें प्रॉब्लम भी होंगी, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, बहुत पैसा चाहिए, infrastructure has to be improved, if the management, large number of staff will be required, more and more, equipment will be required, and this will require increased resources, more funds from the government. Workload of teachers will also increase. Teachers के लिए काम पड़ जाएगा बहुत, and for making teaching learning ICT friendly, large scale training programs for teachers will be organized. Teachers will be trained on a large scale, क्योंकि सब टीचर्स को ICT नहीं आता, मुझे नहीं आती है बहुत सारी चीजें, आपने देखा कि मैं उसको शेयर नहीं कर पा रहा था। तो ये चीज जो है होगी, इसकी ट्रेनिंग लार्ज स्केल पर करनी पड़ेगी। और एक चीज और है इसमें कि जब फाइनल रिजल्ट GPA में आ जाएगा तो ओरिजिनल मार्क्स कितने थे ये मुश्किल होगा, इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि वो सब तो खत्म हो जाएगा। तो कोई ये कहने लगे साहब मैं तो अपने ओरिजिनल मार्क्स दूंगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये है, एंड इंस्टीट्यूशंस में यूज वेरियस अप्रोचेस टू ग्रेडिंग, यानी ABC जो ग्रेड्स हैं वो कैसे होंगे, इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट कर सकती हैं, और वो कितनी अप्रोचेस हो सकती हैं उसके बारे में हम परसों बात करेंगे। डे आफ्टर टुमारो वी विल टॉक अबाउट हाउ ग्रेडिंग विल बी डन, कैसे ग्रेडिंग करेंगे, कितने मेथड्स हैं, एंड देयर विल बी ए चॉइस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ये हम नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी तो होगा। सो दैट इज द थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। इसको मैं नीचे ले जाऊं, आगे लीजिए साहब। Thank you, sir. Thank you, sir. So that's all now. If you have any queries, Sir. queries के लिए तो टाइम ही नहीं बचा, यानी इतना Yes, sir. लंबा हो जाता है हाँ। डिस्कशन की, टाइम नहीं बचता है। Thank you, sir. Sir, Anyway, Sir, that's okay. sir, Very मेरा nice. एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे तो ठीक है, कॉलेज में शिक्षक तो है नहीं, और देखा जाए तो जैसे तैसे बस दे दिया जा रहा है, बस काम निकाला जा रहा है। हाँ। और इसकी जो उपयोगिता जिसके लिए बनाया गया है वो कहीं ना कहीं देखा है धूमिल हो रहा है। सर, इसके लिए क्या किया जाए? ये क्या कि ये मेजर चेंज है, ये आप जानते हैं। इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। गवर्नमेंट ने इसलिए ना NEP के लिए 20 साल का टाइम दिया है, 2040 तक 20 साल में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये होगा तो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, एक चीज इम्प्लीमेंट होगी उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, लाइक दिस, एकदम हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, एब्रप्टली करना भी नहीं चाहिए, चेंज बहुत धीरे धीरे होगा। एक बात और होगी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि हर इंस्टीट्यूशन में सारे कोर्स पढ़ाए जाने चाहिए, ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या होगा शुरू में every institution will have to announce that these are the courses for which we have facilities. देखिए हर इंस्टीट्यूशन, देखिए प्रोस्पेक्टस छपता है ना एनुअली, उसमें लिखना पड़ेगा हर इंस्टीट्यूशन कि हमारे यहाँ इन सब्जेक्ट की सुविधा है। इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं देन फाइंड आउट अनदर इंस्टीट्यूशन, तो दूसरे में जाओ। तो शुरू में तो ये होगा, तो हर इंस्टीट्यूशन को अनाउंस करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ क्या फैसिलिटीज हैं,
कौन कौन सी General- सब्जेक्ट है जो हम पढ़ा सकते हैं, उन्हीं में से जनरली जी जी जनरली ये ऐसा सब कोई चीजें कर नहीं clear रहा है हो। सर, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा है सर। हम्म, थैंक यू सर। हाँ जी। तो शुरू में तो ये प्रॉब्लम होगी, बाद में ये सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, बट इट विल बी ए मेजर रिफॉर्म, है ना, बहुत मेजर रिफॉर्म होगा। सो आई थिंक यू हैव अनदर सेशन आल्सो आफ्टर दिस, इज इट? Yes, sir. Dr. Reena Oh. Singh from KKC लखनऊ, JNPT कॉलेज से, सर लखनऊ से बोल रही हूँ। सर मेरा एक अच्छा। क्वेश्चन था सर, ये आपने बताया था विदाउट प्रैक्टिकल में 5 क्रेडिट्स बाय थ्योरी एंड 1 क्रेडिट्स बाय ट्यूटोरियल। सर हाँ, यहाँ tutorial। ट्यूटोरियल का क्या मतलब होगा सर, कि क्या कोचिंग Tutorial वाला? का मतलब ये है, मैं बताता हूँ कि एक शॉर्ट ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज को रिमूव किया जाएगा। ओके, इन द कॉलेज, इन द कॉलेज, हाँ, in the college। कॉलेज, ओके। छोटे ग्रुप्स, तो ये ये जो बहुत- ट्यूटोरियल होगा ये बहुत क्लास सारे इंस्टीट्यूट अभी Just चलाते like a हैं। remedial classes. remedial नहीं कहना चाहिए उसको, remedial तो थोड़ा सा दूसरे टर्म में आ जाता है। काउंसलिंग It's a kind प्रोग्राम of, के रूप में डिफिकल्टी रिमूवल प्रोग्राम, कि स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके जवाब वो दिए जाएंगे उनको ठीक तरह से। जी And जी this will be, some institutions are running it and they are very helpful. हम लोग एएनयू में करते थे अपने डिपार्टमेंट में, ट्यूटोरियल This is होते mentioned in थे। syllabus timetable. This is mentioned in हाँ, timetable timetable। by college. टाइम टेबल में वो होगा पीरियड का, जी 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 है ना, हफ्ते में 2 जैसे हफ्ते में। हमारे यहाँ काउंसलिंग प्रोग्राम के रूप में रखा गया है, हाँ, उस तरह इसलिए का हम है लोग ये। ऐसा कर और छोटे ग्रुप्स में होगा, जी जी है ना, लाइक you, जैसे sir. मान लीजिए कोई क्लास आपकी 30 की है ना, आप 10 के ग्रुप में 3 में बांट दीजिए, 3 लोग जाए अलग अलग कमरे में, उनको लेकर उनकी डिफिकल्टीज दूर करें। तो ये इस तरह से होगा। Thank you, sir. So that's all. Thank you very गुड मॉर्निंग सर। मेरा भी एक छोटा सा क्वेरी यही था, बट उसको आपने बता ही दिया कि धीरे धीरे चेंज होगा। मेरा ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी भी बहुत अच्छे नहीं है कॉलेजेस के, और टीचर्स भी पर्याप्त नहीं है इन द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर्स। उसके बावजूद भी इतने सारे लोडेड हैं, जैसे आपने बताया वोकेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्स तो पेपर में दे दिया गया है, बट अभी रियलिटी में ये है कि ना उसका कोई टीचर रिक्रूट हुआ है, ना ही बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। तो जस्ट बर्डन टाइप का फील होता है किसी को भी, वो हम ही लोग करते हैं, उसकी कोई एक्सपर्ट टीचर्स नहीं है। ये चीजें तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर करनी पड़ेंगी। अगर कोई नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, they have to appoint new faculty, they have to create further infrastructure, सब चीज करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्लासेस भी मतलब ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं है, तो वही सब चीजें हैं सर इंफ्रा पे। मतलब बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर एनईपी को इतने वास्ट लेवल पे अगर एप्लीकेट करना है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसकी बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा, तभी हम इसके रिजल्ट्स को आगे देख सकते हैं। तो इसीलिए 20 साल दिया कि धीरे धीरे आप करिए, है ना। गवर्नमेंट भी, एंड गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी लाई है, तो लेट अस होप कि गवर्नमेंट गिव प्रोवाइड फंड्स आल्सो, पैसे भी देगी। और अभी तक तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि हम फंडिंग करेंगे, पैसा देंगे। वी होप लाइक दैट। ओके, थैंक यू ऑल। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir.